Hello students and my friends, today I am going to explain some important rules of future indefinite tense. Why I am saying that these rules are very important? These rules are very important because you have not studied these rules so far. That's why I want to give you the knowledge which is secret for you, the knowledge related to the future indefinite tense, the knowledge which is generally not provided by you. That's why I don't make you a student, I make you a teacher. I give you a perfect knowledge, I give you complete knowledge. In my last video, in which I have explained future indefinite tense, the rules of future indefinite tense is also very important for you, because in that video I have explained some important rules also. So don't forget to watch that video also, because if you don't watch that video then your knowledge will remain incomplete. In my last video I have told you that there are several ways of expressing future time in English. इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। ये बात मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कई मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मेथड्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे आपको, वो ये 3 मेथड थे। नंबर 1, बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड मैंने बताया बाय यूजिंग गोइंग टू, यानी गोइंग टू का भी उपयोग करके, गोइंग टू का यूज़ करके हम इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इनके एग्जांपल्स मैंने बहुत दिया आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने ये तीनों रूल्स एक्सप्लेन किए, यानी कि मेरा फर्स्ट पार्ट किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको कई सारे इंग्लिश की वीडियोस की प्लेलिस्ट डिफरेंट दिख जाएगी। उसमें से टेंसेस की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करोगे आप, तो टेंसेस में आप आगे बढ़िएगा तो लास्ट में जाके आपको फ्यूचर टेंस का वीडियो मिल जाएगा। तो ज़रूर देखिए फर्स्ट पार्ट को, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेवरल वेज बताया मैंने आपको कि हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के हमारे पास सेवरल वेज हैं, यानी कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के सेवरल वेज हैं। तो 3 वेज तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आज मैं 4th नंबर का जो वे है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने का, वो क्या है वो बताता हूँ। तो 4th नंबर में क्या है, बाय यूजिंग बी प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि बी, यहाँ पे बी कौन सी वर्ब की बात हो रही है? बी मीन्स इज, एम, आर। वॉज वर्ब की बात नहीं करना, क्योंकि वो पास्ट हो जाता है, तो पास्ट फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो बी के लिए यहाँ पे बी मीन्स इज, एम, आर की बात हो रही है। तो इज, एम, आर प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM। आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM। मुझे 7 बजे स्कूल पहुंचना है। आई एम टू रीच स्कूल, आई एम टू रीच स्कूल, मुझे स्कूल पहुंचना है कब? एट 7 AM, 7 बजे। तो आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM, यानी अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने में कुछ टाइम बाकी होगा। तो बालक कह रहा है या कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे 7 बजे स्कूल पहुंचना है, यानी आने वाले टाइम में। इट मीन्स द टाइम इज फ्यूचर, तो फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है ये। सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। सी इज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज पूरा करना है, उसे यह काम आज पूरा करना है।
तो यहाँ पे आपका बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से जो सेंटेंस निकलता है कि आपको कुछ करना है। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। आई एम टू वॉक, मुझे टहलना है। आई एम टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है। इस तरीके से आई एम टू स्पेंड माई टाइम विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताना है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, सी इज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज पूरा करना है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ टू गो देयर इन द इवनिंग, ही इज़ टू गो देयर इन द इवनिंग, उसे वहाँ शाम को जाना है या उसे शाम को वहाँ जाना है। इसका मतलब शाम अभी आई नहीं है, आएगी तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू आर टू इन्फॉर्म हर अबाउट इट, यू आर टू इन्फॉर्म हर अबाउट इट, आपको उसे इस बारे में इन्फॉर्म करना है, आपको उसे इस बारे में सूचना देनी है। तो ये आपने देखा, ये आने वाले टाइम यानी कि कमिंग फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करते हैं या समझते हैं या किसी को समझाते हैं, तो केवल शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे ही मत अटके रहिए। हर चीज़ को, हर रूल्स को अच्छी तरीके से समझिए। दैट्स वाई आई गिव कंप्लीट नॉलेज टू यू। I give complete knowledge especially those students who can't afford high-fi fees to get full knowledge, to get deep knowledge from high-fi teachers. That's why this channel is really great channel for you, because I provide deep knowledge without any cost, without any charging. So please be regular with this channel so that you can get complete knowledge of mathematics, complete knowledge of English. Next, by denoting the principal clause of a conditional sentence, हम future time को कैसे express कर सकते हैं? By denoting the principal clause of a conditional sentence. By denoting principal clause. Do you know that? Principal clause? Principal clause is also called main clause. Main clause. So in a sentence there are two types of clauses. First principal clause and other is subordinate clause. By denoting the principal clause of a conditional sentence, by denoting principal clause को, conditional sentences में principल clause को denote करते हुए हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझिए। देखिए इफ़ सी वर्क हार्ड, अब यहाँ पे ये इफ़ एक कनेक्टर का काम कर रहा है, तो ये इफ़ से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, इफ़ सी वर्क्स हार्ड, ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड अदर पार्ट जो है, सी विल गेट अ स्कॉलरशिप, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सी विल गेट अ स्कॉलरशिप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज। एंड इफ सी वर्क्स हार्ड, इट इज subordinate clause. Subordinate clause starts with some special words like if, whether, while, when, until, unless, etc. So if she works hard, ये आपका subordinate clause है। अब important बात क्या है? important बात ये है कि जो subordinate clause होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है ना, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। जैसे शी सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब, वर्क्स इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सी वर्क्स indicates that the sentence is present indefinite tense. That's why this subordinate clause is in present indefinite tense and the principal clause is in future indefinite clause. But both the clauses expresses
future like this. For example, if she works hard, she will get a scholarship. अगर वो कठिन मेहनत करेगी, करती है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, नो, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप ये बोलोगे इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन मेहनत करेगी, शी विल गेट अ स्कॉलरशिप, तो वो स्कॉलरशिप प्राप्त करेगी। इसी टाइप से सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इफ वी हायर अ टैक्सी, अगर हम टैक्सी ले लेंगे, वी सेल कैच द ट्रेन, वी सेल कैच द ट्रेन, तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे। इफ वी हायर अ टैक्सी, वी सेल कैच द ट्रेन, अगर हम टैक्सी किराए पर ले लेते हैं या अगर हम टैक्सी कर लेते हैं तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज दौड़ोगे यू विल विन द रेस, तो आप रेस जीत जाओगे। तो आपने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज बता दिया मैंने कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस किस में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रिंसिपल क्लॉज किस में रहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज रहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बट बोथ द क्लॉजेस विल एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, लेकिन दोनों ही क्लॉजेस फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। यानी इस टाइप के सेंटेंसेस क्लॉजेस में भी फ्यूचर एक्सप्रेस होता है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस होता है, बट कंडीशन ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज से बनते हैं बट एक्सप्रेस फीचर को करते हैं। दूसरी खास बात यहाँ पे क्या है, दूसरी खास बात ये है कि दीज सेंटेंसेस आर कंडीशनल सेंटेंसेस। एंड what does mean conditional sentence? The meaning of conditional means some condition is given to complete an action, to complete an action। एक एक्शन के कंप्लीट होने के लिए, एक एक्शन के कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशन दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन मेहनत करेगी, तो कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, यहां पे कंडीशन है उसके मेहनत करने की। ये कंडीशन है कि मेहनत करेगी, अगर मेहनत करेगी तो कंडीशन है कि मेहनत करेगी तभी वो स्कॉलरशिप गेट करेगी। तो इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट अ स्कॉलरशिप, अगर वह कठिन मेहनत करेगी वह स्कॉलरशिप प्राप्त करेगी। तो यहां पे कंडीशन दे दी मेहनत करने की। अब कंडीशन कहां छुपी होती है, कंडीशन भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में छुपी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी वो क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बनता है बट फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, उसी क्लॉज में कंडीशन छुपी होती है। जैसे सेकंड सेंटेंस में क्या है, इफ वी हायर अ टैक्सी, अगर हम टैक्सी किराए पर लेंगे, तो कंडीशन क्या है, टैक्सी लेंगे तभी ट्रेन पकड़ पाएंगे, तो कंडीशन है टैक्सी लेने की, टैक्सी लेंगे, अगर टैक्सी लेंगे, तो ये कंडीशन है। फिर इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज दौड़ोगे, तो कंडीशन ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली, अगर आप तेज दौड़ोगे यू विल विन द रेस, तो आप रेस जीत जाओगे। तो ये आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को समझा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन दी होती है एक एक्शन के कंप्लीट होने की, कि अगर वो कंडीशन कंप्लीट होगी तब जाके दूसरा एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस किस में बनते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनते हैं फ्यूचर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रिंसिपल क्लॉजेस किस में बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बताता हूं कि कैसे आप फ्यूचर टेंस को पहचानोगे। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानोगे, तो फ्यूचर टेंस के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, अगर हिंदी की बात हो तो हिंदी में पहचाने, क्योंकि बिकॉज हम जो बातें करते हैं आपस में अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार में या आस पड़ोस में, या वेन एवर वी मीट समवन देन वी जनरली टॉक इन हिंदी, तो इसलिए हम हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान जाना चाहिए कि हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि जो कोई सेंटेंस है
वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, वह नहाएगी, वह मुझसे लड़ाई करेगी, वे एक गीत गाएंगे। इस तरीके से लास्ट में गा, गी, गे हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं। और इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है? तो इंग्लिश में आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा? इंग्लिश में आपको पहचानने के लिए केवल 2 चीज़ें देखनी है, केवल 2 चीज़ें। कौन सी? एक तो आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में विल या शैल का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। विल या शैल का यूज़ हुआ या नहीं हुआ। मॉडल वर्ब के रूप में छोड़ दीजिए आप बस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है दोनों। तो उस फॉर्म में देखिए कि विल या शैल का यूज़ हुआ या नहीं हुआ। यानी आपको देखना है कि विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आई है सेंटेंस में, और फिर आपको ये देखना है विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है या नहीं आ रही है। अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो या शैल प्लस फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे विल गो या शैल गो इस तरीके से, या विल ईट या शैल ईट इस तरीके से लिखा हो, या विल राइट या शैल राइट इस तरीके से लिखा हो, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो बड़ा आसान तरीका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का। अब आप कहोगे किसी सेंटेंसेस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल के बाद बी लगा होता है, फिर भी उसे फ्यूचर इंडेफिनिट, यस, तो बी जो है आपका, बी भी एक वर्ब है, एंड बी इट इज ऑल्सो अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड बी मीन्स होना। तो आपका विल बी, जैसे ही विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, इस तरीके का सेंटेंस हो सकता है, तो वो भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरीके से विल बी, बट विल बी थर्ड फॉर्म है, विल बी है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मीन्स वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तो है, बट एक्टिव वॉइस में नहीं है, वो पैसिव वॉइस में है, वो पैसिव वॉइस में। इस तरीके से आप पहचान जाओगे। आप बोलोगे हाँ ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो है, बट इट्स वॉइस इज चेंज्ड, इस वॉइस इज पैसिव वॉइस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और तीसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो वो फ्यूचर तो है बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को तो पहचानना सीख गए आप। इंग्लिश के सेंटेंस को देखोगे तुरंत पहचान जाओगे, हिंदी के सेंटेंसेस से भी आप पहचान जाओगे। तो दोनों तरीके आपको बता दिए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब अभी बताई थी, फिर दोबारा बता देता हूँ। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल और विल होते हैं। जनरली नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन, आई और वी यही फर्स्ट पर्सन होते दोनों, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम नॉर्मली शैल का यूज़ करते हैं, और सेकंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट और दे, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है कि विल किसके साथ आता है, विद अदर देन आई एंड बी, यानी आई और बी को छोड़ के बाकी जो कुछ बचते हैं सबके साथ विल लगा दीजिए। ये तो एक नॉर्मल रूल है, जनरल रूल है। इसके बाद मैं बताऊंगा इसका, जब इसको हम इस रूल को अपोजिट भी कर सकते हैं, वो किस कंडीशन में कर सकते हैं वो आगे अभी मैं डिफाइन करूंगा। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए ये भी ध्यान रखिए कि सेल आई और वी के साथ सेल कब आता है, जब वो नॉर्मल फीचर को एक्सप्रेस, फीचर टाइम को एक्सप्रेस करता है तभी, और विल के साथ बाकी आई और वी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो भी कब आते हैं, नॉर्मली जब सेंटेंस फीचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तब। आगे देखिए क्या बताया मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट
describes an action. Future indefinite describes an action. फ्यूचर इंडेफिनेट क्या करता है? एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक एक्शन का वर्णन करता है। एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। कौन सा एक्शन? एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन दैट इज येट टू हैपन, जो अभी होना है। जो एक्शन अभी होना है, यानी जिसको अभी आने वाले टाइम में कंप्लीट होना है, या आने वाले टाइम में जिसको शुरू करना है, तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है फ्यूचर टाइम। तो हिंदी में क्या बोला गया? यह टेंस उस कार्य को व्यक्त करता है जो अभी होना है अथवा होने को है, यानी होने वाला है, यानी आने वाले समय में जो काम होगा उसको फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे क्या बताया गया देखिए। सम फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और एडवर्ब ऑफ टाइम। सम फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं, और अथवा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, या टाइम को इंडिकेट करने वाले शब्द, और एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आर ऑल्सो यूज्ड इन सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस, यानी दिस टेंस का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ इस टाइप के वर्ड्स भी यूज होते हैं जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, टुमारो। फ्यूचर टाइम के, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कुछ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी आते हैं, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स भी आते हैं, और ये वर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, इस तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू मंथ्स, etc. By tomorrow, by 2 o'clock, soon, shortly, etc. These are some future time expressing words. ये future time expressing words हैं। ये words future tense में यानी future indefinite tense में use होते हैं। For example, tomorrow will be Sunday. कल संडे होगा। I shall call on you next Monday. मैं नेक्स्ट मंडे को आपसे मिलने जाऊंगा, या मैं नेक्स्ट मंडे को आपसे मिलने आऊँगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो कॉल ऑन का मतलब विजिट मिलने जाना, या सैर करने जाना, या घूमने जाना, यानी यहाँ पे किसी से मिलने के लिए बोला गया है कि आई शैल कॉल ऑन यू नेक्स्ट मंडे। मैं नेक्स्ट मंडे को आपसे मिलने जाऊँगा, या नेक्स्ट मंडे को मिलने आऊँगा। द शो विल बिगिन इन अबाउट 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आपने जो सेकंड सेंटेंस मैंने जो बोला कि आई शैल कॉल ऑन यू नेक्स्ट मंडे, तो इसमें नेक्स्ट मंडे, फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आपका टुमारो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम हो गया। इन सेकंड सेंटेंस आई शैल कॉल ऑन यू नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे आपका फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम। थर्ड सेंटेंस द शो विल बिगिन इन अबाउट 10 मिनट्स। शो 10 मिनट में, यानी लगभग 10 मिनट में शुरू होगा। तो इन अबाउट 10 मिनट्स ये आपका फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम हो गया। आई थिंक सतीश विल कम बैक बिफोर 6 o'clock। मेरे ख्याल से सतीश 6 बजे से पहले वापस आ जाएगा। तो बिफोर 6 o'clock, बिफोर, ये आप देख रहे हैं बिफोर 6 o'clock, ये आपका फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम आ गया। फिर फ्यूचर यानी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं ये आपके फर्स्ट सेंटेंस में टुमारो, सेकंड सेंटेंस में नेक्स्ट मंडे, थर्ड सेंटेंस में इन अबाउट 10 मिनट्स, फोर्थ सेंटेंस में है बिफोर 6 o'clock, एंड फिफ्थ सेंटेंस देखिए, डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्सेशन नेक्स्ट ईयर? डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्सेशन नेक्स्ट ईयर? क्या आप सोचते हैं, या क्या आपका ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर को टैक्स कम कर देगी? तो इस टाइप से आपसे पूछा गया। तो बिकॉज इट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी मस्ट यूज
interrogative sign like this question mark which is called, so question mark I think misplaced छूट गया था यहाँ पे। तो do you think the government will reduce taxation next year? क्या आपका ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर को टैक्सेशन कम कर देगी? तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये आपका फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो आपने देखा फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में या फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में अक्सर आते ही हैं। फिर नेक्स्ट बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इन कंडीशनल सेंटेंसेस, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस किया था, उसमें आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस में क्या क्या आपका जो मेन वर्ड है जो कंटेन होता है, यानी कि किन की पहचान से, किन शब्दों की पहचान से आप एडवर्बियल क्लॉजेस को पहचान सकते हैं। तो वो कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ मैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस एडवर्बियल क्लॉजेस कंटेनिंग, जो एडवर्बियल क्लॉजेस होते हैं उनमें क्या वर्ड्स होते हैं वो देखिए। इफ़, एडवर्बियल क्लॉजेस में इफ़ हो सकता है, व्हेन, अनलेस, अनटिल, as soon as, while, etc. वर्ड्स हो सकते हैं। etc. are used in present indefinite tense, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में फिर से सुनिए, इन कंडीशनल सेंटेंसेस एडवर्बियल क्लॉजेस कंटेनिंग इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, as soon as, while, etc. are used in present indefinite tense। तो एडवर्बियल क्लॉजेस जिसमें ये वर्ड्स लगे हों, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, वाइल, एट्सेट्रा, ये वर्ड्स लगे हों, तो वो एडवर्बियल क्लॉज वाला, वो एडवर्बियल क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसके बारे में बोला गया कि प्रिंसिपल क्लॉज इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये बात अभी मैंने आपको समझाई, बट कुछ और एग्जाम्पल देके इसको एकदम क्लियर कर दूं ताकि आपके माइंड में एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक लेके आपको समझा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, अगर वो कठिन मेहनत करेगा तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। व्हेन अ स्नेक बाइट्स अ मैन, जब एक सांप एक मनुष्य को काटता है, जब एक सांप एक मनुष्य को काटता है, व्हेन अ स्नेक बाइट्स अ मैन ही विल डाई, जब एक सांप एक मनुष्य को काटता है तो वह मर जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप बोलने के बजाय आप फ्यूचर में बोलोगे कि व्हेन अ स्नेक बाइट्स अ मैन ही विल डाई, कि जब एक सांप एक मनुष्य को काटेगा वह मर जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में बोलोगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अनलेस यू मैंड योर वेज यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अनलेस का एक नेगेटिव अर्थ निकलता है कि जब तक कि नहीं, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। तो अनलेस यू मैंड योर वेज, जब तक आप अपने तरीके नहीं सुधारेंगे, जब तक कि आप अपने तरीके नहीं सुधारेंगे, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्स आई शैल गो आउट। जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही, तो जैसे ही ट्रेन रुकेगी, आई शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा या मैं बाहर निकलूंगा। While you are extravagant, you will never save money. जब तक तुम खर्चीले बने रहोगे, यानी जब तक तुम खर्चीले रहोगे, you will never save money, तुम कभी भी पैसे बचा नहीं पाओगे। तो आपने ये सेंटेंसेस देखे, दोबारा ध्यान दो। इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में जो एडवर्बियल क्लॉज है उसमें इफ आया, इफ से स्टार्टिंग हुई, तो इफ से स्टार्टिंग हुई तो ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज व्हेन से स्टार्ट हुआ, व्हेन से स्टार्ट हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कि अ स्नेक बाइट्स। थर्ड सेंटेंस आपका
थर्ड सेंटेंस में जो एडवर्बियल क्लॉज है उसकी स्टार्टिंग अनलेस से हुई तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया यू मेंड योर वेज। फिर फोर्थ सेंटेंस है, इसमें एडवर्बियल क्लॉज की स्टार्टिंग एज सून एज से हुई तो ये सेंटेंस इसमें जो आया वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया। फिफ्थ सेंटेंस में एडवर्बियल क्लॉज की स्टार्टिंग वाइल से हुई तो इसमें जो सेंटेंस आया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया। तो इस टाइप से आपको बताया गया था यहाँ पे रूल में कि इफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ नहीं लगा यहाँ पे लिखा है इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में एडवर्बियल क्लॉजेस कंटेनिंग, एडवर्बियल क्लॉजेस जिनमें क्या वर्ड्स होते हैं, जिनमें इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल एटसेट्रा वर्ड्स होते हैं आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो आपने देख लिया कि इफ वाला जो एडवर्बियल क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, व्हेन वाला एडवर्बियल क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अनलेस वाला एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एज सून एज वाला एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, व्हाइल वाला एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये आपने समझ लिया। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है यानी एडवर्बियल क्लॉज के बाद जो दूसरा क्लॉज आ रहा है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जैसे ही विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ही विल डाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यू विल नॉट सक्सीड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई शैल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यू विल नेवर सेव मनी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। नेक्स्ट क्या मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिए कि इफ विल इज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने कुछ समझा होगा, अवश्य पढ़ा होगा, बट मैंने आपसे, जैसे आपने थंबनेल में देखा ना कि आई एम 100% श्योर यू डोंट नो दीज थिंग्स अबाउट दिस टेंस, तो वही बात है यहाँ पे। आपने अभी तक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें से आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बट डीपली जितना मैं बता रहा हूँ उतना नहीं पढ़ा होगा, और इसके बारे में आपने ये जो रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी आपने शायद पूरा ढंग से नहीं पढ़ा है। देखिए, इफ विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, अगर विल फर्स्ट पर्सन जानते हैं आई और वी, अगर आई और वी के साथ विल यूज होता है, पूरा पहले समझ लीजिए क्या मैं बोल रहा हूं कि इफ विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स, देन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस, तब एक सेंटेंस एक्सप्रेस करता है। तो सेंटेंस क्या, दोबारा क्या बोला गया इसमें सुनिए नोट में कि अगर विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और शैल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है तो एक सेंटेंस अभिव्यक्त करता है, तो एक सेंटेंस व्यक्त करता है, एक सेंटेंस बताता है। क्या बताता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, इंटेंशन इरादा, प्रॉमिस वादा, प्रोबेबिलिटी संभावना, कमांड आदेश, थ्रेट धमकी, विलिंगनेस इच्छा चाहत कामना, इस तरीके से ये एक्सप्रेस करते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल ये सिचुएशन, और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ में शैल आ रहा है ये सिचुएशन। तो इन दिस सिचुएशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज कॉल्ड कलर्ड फीचर। इस सिचुएशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कलर्ड फीचर कहते हैं। ये बात आपने कहीं पढ़ी, किसी ने आपको बताई? नहीं। देखिए मैं बता रहा हूं कि ऐसी कंडीशंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कलर्ड फीचर कहलाता है। क्यों कहलाता है? बिकॉज सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैव several shades of meaning. Because such type of sentences
हैव सेवरल सेट्स ऑफ मीनिंग्स, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, कई अर्थों के भाव। सेवरल सेट्स ऑफ मीनिंग का अर्थ है कई अर्थों के भाव, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस में कई अर्थों के भाव निकलते हैं। दैट्स व्हाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज कॉल्ड colored feature. For example, I will take the examination next year. I will take the examination next year. मैं next year यानी मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। तो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में इंटेंशन, इरादा, आपका इरादा झलक रहा है, और अथवा डिटर्मिनेशन या आपका दृढ़ निश्चय झलक रहा है, आपका एक पक्का इरादा झलक रहा है। तो आई विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एग्ज़ाम दूंगा, मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। इस सेंटेंस से आपका इंटेंशन या डिटर्मिनेशन झलक रहा है। क्यों? क्योंकि आई के साथ विल यूज़ हुआ, आई के साथ विल यूज़ हुआ। इस बात को देखकर आपको समझना है कि सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, we will not see him again. We will not see him again unless he apologizes. जब तक कि वह माफ़ी नहीं मांगता, मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय झलक रहा है, यानी आपने इरादा कर लिया उससे ना मिलने का। You have determined not to meet him. तो यहाँ पे आपका इरादा झलक रहा है कि आप उससे दोबारा नहीं मिलेंगे जब तक कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेता, जब तक कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ यू हेल्प हिम वी विल हेल्प यू। इफ़ यू हेल्प हिम वी विल हेल्प यू। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो ये एक प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो गया कि इफ़ यू हेल्प हिम वी विल हेल्प यू। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, ये प्रॉमिस हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि मेंबर्स शैल पे फीस इन टाइम। यहाँ पे सपोज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, not company, I want to say that any institutions or any club or any gym or any other type of organization or institute, but you are the owner, and you say all the members of your organization or of your institution that members shall pay fees in time. इट मीन्स सदस्य अपनी फीस समय पर देंगे। तो इट इज़ एन ऑर्डर, इट इज़ एन कमांड। ये एक प्रकार का कमांड है, ऑर्डर नहीं है, कमांड है। तो मेंबर्स शैल पे फीस इन टाइम, मेंबर्स फीस समय पर देंगे। दिस इज़ अ कमांड, ये एक कमांड है। तो इस सेंटेंस में कमांड झलक रहा है, इस सेंटेंस में कमांड एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर मनी शैल बी पेड टुमारो। योर मनी शैल बी पेड टुमारो। आपका पैसा कल चुका दिया जाएगा। अब देखिए, शैल बी पेड, ये एक प्रकार का पैसिव है, क्योंकि शैल बी आ जाता और फिर वर्ब नहीं आती दूसरी थर्ड फॉर्म में, तो पैसिव नहीं होता। बट शैल बी, एक बी आ गई और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो पैसिव का सेंटेंस है। तो सेंटेंस तो पैसिव का है, बट यहाँ पे मैं आपका शैल का यूज़ बता रहा हूँ। है ये फीचर का ही मतलब, एक प्रकार का ये मॉडल वर्ब के रूप में शैल यूज़ हुआ यहाँ पे। तो योर मनी शैल बी पेड टुमारो, योर मनी शैल बी पेड टुमारो। आपका पैसा कल चुका दिया जाएगा, आपका पैसा कल दे दिया जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉमिस, ये एक प्रकार का प्रॉमिस है, ये एक प्रकार का प्रॉमिस झलक रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए कि इफ़ मनोज डज नॉट अटेंड ऑफिस इन टाइम। अगर मनोज समय पर ऑफिस नहीं अटेंड करेगा, ही शैल बी डिसमिस्ड,
तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। इट इज़ थ्रेट। यहाँ पे सेंटेंस से थ्रेट झलकता है, धमकी झलकती है, एक प्रकार की धमकी दी गई है कि इफ़ यू डोंट डू दिस देन सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि आई विल लैंड यू माई स्कूटर, आई विल लैंड यू माई स्कूटर। ये आपकी इच्छा है, आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि आई विल लैंड यू माई स्कूटर। जैसे योर फ्रेंड आपसे कहता है कि आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि मुझे वहाँ जाना है बट यार गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो आप सुन रहे हो उसकी बात, इसलिए आपने कहा डोंट वरी यार, आई विल लैंड यू माई स्कूटर, आई विल लैंड यू माई स्कूटर, चिंता मत कर, मैं तुझे अपना स्कूटर दूंगा। तो ये उस फ्रेंड की जो ये कह रहा है कि मैं तुझे अपना स्कूटर दूंगा, उसकी इच्छा झलक रही है, उसकी विलिंग झलक रही है। तो ये विलिंगनेस हो गया कि आई विल लैंड यू माई स्कूटर, मैं आपको अपना स्कूटर दूंगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या सेंटेंस है कि दे शैल डू एज आई टेल, दे शैल डू एज आई टेल, जैसा मैं कहूँगा वे करेंगे। तो यहाँ पे कमांड है, आदेश है, आदेश है। सपोज यू आर द ओनर ऑफ योर कंपनी एंड यू आर टेलिंग दिस स्टेटमेंट टू द मैनेजर ऑफ योर कंपनी कि जैसा मैं कहूँगा वैसा वे करेंगे। तो एक प्रकार का ये कमांड है। ही शैल गो, अब देखिए सिंपल सेंटेंस है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसा भाव प्रकट कर रहा है, तो आपको देखना है कि ही की थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ अगर शैल आ रहा है तो इट मीन्स रूल उल्टा हो रहा है, और रूल उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब वो डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस या थ्रेट या कमांड, इनमें से किसी चीज़ को एक्सप्रेस जरूर करेगा। तो यहाँ पे ही शैल गो, वह जाएगा, तो ये कमांड हो गई एक प्रकार की। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि ही शैल टर्न यू आउट इफ़ यू मेक अ नॉइज, ही शैल टर्न यू आउट इफ़ यू मेक अ नॉइज, अगर तुम शोर करोगे तो वह तुम्हें बाहर कर देगा। तो थ्रेट हो गई, धमकी हो गई। तो आपने एग्जाम्पल्स देखे, आई होप इन एग्जाम्पल्स की मदद से, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप सेंटेंसेस को जो मैं समझाना चाह रहा था अच्छी तरह समझे होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये वो बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे से पहले शायद, जहाँ तक मेरा यकीन है, आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो देखिए क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट नोट। तो क्या इम्पॉर्टेंट नोट है ये कि जब फ्यूचरनिटी के लिए, यानी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, जब फ्यूचरनिटी के लिए लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी या इंटेंशन का भाव व्यक्त किया जाता है, जब फ्यूचरनिटी के लिए लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी या इंटेंशन का भाव व्यक्त किया जाता है, तो आई और वी के साथ विल एवं यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ शैल के प्रयोग के स्थान पर गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव, गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही रहता है, जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, वो इन्फिनिटिव होता है। तो गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग अधिक उचित माना जाता है। यानी कि आपसे ये बोला गया कि जब फ्यूचरिटी के लिए लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी या इंटेंशन का भाव व्यक्त किया जाता है, तो ये नीड नहीं होती, ये आवश्यक नहीं होता कि आप आई और वी के साथ विल यूज करो, और ये भी आवश्यक नहीं होता कि आप यू, ही, सी, इट, दे या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ आप शैल यूज करो। आपको ऐसी कंडीशन में आई और वी के साथ विल यूज करने की बजाय और यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ शैल यूज करने की बजाय आपको क्या करना अधिक सही माना गया? आपसे ये कहा गया
कि अगर आप इन दोनों के यूजेस की बजाय गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं देन इट इज मोर सूटेबल। तो ये अधिक उचित है, ये अधिक उपयुक्त है। इट मीन्स द यूज ऑफ गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव इज मोर सूटेबल इन प्लेस द यूज ऑफ आई प्लस विल और वी प्लस विल और यू प्लस सेल और ही प्लस सेल और सी प्लस सेल और इट प्लस सेल और दे प्लस सेल और सिंगुलर नाउन प्लस सेल और प्लूरल नाउन प्लस सेल। एग्जाम्पल से समझिए मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक। ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब आप कहेंगे मैंने कैसे बोल दिया, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। तो देखिए जो हमने रूल पढ़ा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का, वो सिंपल रूल था। क्या रूल था कि आई और वी के साथ सेल आएगा और बाकी जो बचते हैं सब्जेक्ट्स उन सब के साथ में विल आएगा। तो सिंपल रूल था। अब ये सिंपल रूल के अकॉर्डिंग चला, यानी आई के साथ सेल आया, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया जो फीचर को एक्सप्रेस करता है कि आई शैल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले सप्ताह अधिक मेहनत करूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए कि आई विल, आई के साथ विल आ गया, सेल नहीं आया, विल आ गया। तो आई विल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, आई विल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह कठिन मेहनत करूंगा। ये आपका दृढ़ निश्चय हो गया, ये आपका इरादा हो गया, ये आपका इंटेंशन हो गया, यानी आपने कुछ करने की ठान ली है। तो क्योंकि आई के साथ विल यूज हुआ, इसको देखकर हम पहचान गए। अब आपसे ये कहा गया कि आपको आई के साथ विल यूज करने की बजाय आप गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करें तो वो अधिक सूटेबल है। बट याद रखिएगा जब भी आप गोइंग टू यूज करते हैं तो उससे पहले वर्ब टू बी यानी इज एम आर का यूज होता है, जैसे इज गोइंग टू या एम गोइंग टू या आर गोइंग टू, इस तरीके से। तो आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह अधिक मेहनत करने जा रहा हूँ, यानी कि मैंने एक प्लानिंग बना ली है कि मैं अगले सप्ताह, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि हम एक प्लान्ड फ्यूचर के लिए गोइंग टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक प्लानिंग बनाई है कि नेक्स्ट जो वीक आएगा उस वीक मुझे अधिक मेहनत करनी इस वीक के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये एक प्लान्ड फीचर है, प्लान्ड फीचर है, इसलिए आपको यहाँ पे गोइंग टू का यूज़ अधिक सूटेबल बोला गया। तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले सप्ताह अधिक मेहनत करने जा रहा हूँ। तो मोर सूटेबल है ये, मोर सूटेबल। अब आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, सम अदर एग्जाम्पल्स आर, नंबर फर्स्ट, इट इज़ गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग, इट इज़ गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, जिसको लाइकलीहुड भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इट इज़ गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग, शाम से पहले बारिश होने जा रही है, यानी शाम से पहले बारिश होगी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई एम गोइंग टू हैव फीवर, मुझे बुखार आने वाला है, या मुझे बुखार आने जा रहा है, या मुझे बुखार होने वाला है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये भी एक प्रोबेबिलिटी यानी लाइकलीहुड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस वर्क इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन आई एक्सपेक्टेड, देन आई एक्सपेक्टेड, यानी ये वर्क, और ये वर्क बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है जितना कि मैंने आशा की थी, यानी कि मेरी आशा करने की अपेक्षा, मेरी आशा करने की अपेक्षा, यानी इसका थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो अपेक्षा थी, आपकी जो आशा थी, उसके विपरीत ये और ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क होने जा रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी यानी लाइकलीहुड को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू सेल माई कार नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू सेल माई कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले सप्ताह अपनी कार बेचने जा रहा हूँ, यानी मैं अगले सप्ताह अपनी कार बेचूंगा। तो ये इंटेंशन हो गया, इरादा हो गया आपका कि आपने क्या करने का सोचा है। फिर आर यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट, क्या आप अपने
दोस्तों से, क्या आप अपने दोस्तों से एयरपोर्ट पे मिलने जा रहे हैं? तो आपने देखा कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे, कितने अच्छे अच्छे रूल्स थे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, ये हमने सीखा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के छुपे हुए रहस्य भी हमने सीखे। तो अभी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैं एकदम क्लोज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देके उनको कंस्ट्रक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने जितना कुछ सीखा ये आपकी नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये नॉलेज सब तक पहुँचती है और नॉलेज बढ़ाने से ही नॉलेज बढ़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।